हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। सॉरी गाइज, आज की वीडियो काफी लेट है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं मेरे यूजुअल प्लेस पर नहीं हूँ। पर जहाँ तक बात है आज की इस वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू, जो कि रेवोल्यूशन पे पूरी के बाद का AEW कंपनी का पहला डायनामाइट शो था। और गाइज इस डायनामाइट शो के ऊपर सच में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, तो वो क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप चैलेंजर जे लीथल के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और इस मैच के लिए रेफरी ने पहले जे लीथल के कॉर्नर से सभी सुपरस्टार्स को आने के लिए मना कर दिया। इसलिए इस मैच की शुरुआत से ये मैच एक 1-on-1 मैच चला है, जहां पर इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंसेस नहीं हुए। और जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी जे लीथल के हाथों को टारगेट कर रहे थे, तो जे लीथल ऑरेंज कैसिडी के पैरों को, जिस टेक्निक के साथ हमें ये मैच इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच देखने को मिला है। और गाइज इस मैच के अंदर जे लीथल और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी और ये मैच इनकी ट्रियोलॉजी का सबसे बेस्ट आखिरी मैच बना है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो पूरे के पूरे मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने जे लीथल के हाथों को टारगेट किया था। इसीलिए जब जे लीथल ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तो अपने हाथ को हुए डैमेज के चलते ऐसा नहीं कर पाए और इस चीज का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने जे लीथल पर अपना फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगा दिया और उन्हें पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है। और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है AEW ऑल अटलांटिक चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद जे लीथल काफी गुस्सा थे, जो कि कैसिडी के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन रेफरी ने जे लीथल को रोक लिया और इस चीज का फायदा उठाकर पीछे से जेफ जेरेट ने आकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर दिया। और इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी का जो लेग डैमेज हुआ था, उसी लेग के ऊपर जेफ जेरेट ने गिटार भी फोड़ दिया। और जब तक बेस्ट फ्रेंड्स ऑरेंज कैसिडी को बचाने के लिए आ गए, तब तक जेफ जेरेट यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे जेफ जेरेट और ऑरेंज कैसिडी के बीच में क्या होता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि इनकी स्टोरी अब भी खत्म नहीं हुई। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर दिखाया गया कि किस तरीके से वार्डलो की TNT चैंपियनशिप चोरी हो गई है, जिसके बाद रेने पैकेट ने एक बैकस्टेज इंटरव्यू के अंदर पावर ऑफ सॉब्स से पूछा कि वार्डलो की TNT चैंपियनशिप तो चोरी हो चुकी है, तो अब इस पर पावर ऑफ सॉब्स क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पर बात करते हुए पावर ऑफ सॉब्स ने कहा कि वार्डलो की TNT चैंपियनशिप चोरी हो चुकी है, जो तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वार्डलो टाइटल डिजर्व नहीं करते और उनसे चैंपियनशिप तो चली गई है और सिर्फ उनके पास बचा है उनका नाम, जो कि है TNT चैंपियन, जो निकनेम भी पावर ऑफ सॉब्स इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलो से लेने वाले है। जो बातें यहाँ पर पावर ऑफ सॉब्स ने कही, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि हॉब्स और वार्डलो के मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्क्स आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बात करते हुए रिकी स्टार्क्स ने कहा कि फाइनली रिकी स्टार्क्स ने अपना सबसे बड़ा चैलेंज यानी कि क्रिस जेरिको को कॉन्कर कर लिया है। और अब सभी फैंस भी जानना चाहते हैं कि रिकी स्टार्क्स के करियर के अंदर आगे क्या होने वाला है। और क्वाइट फ्रैंकली रिकी स्टार्क्स को भी जानना है, क्योंकि उनके पास सच में क्लियरली कोई डायरेक्शन नहीं है। जो बातें यहाँ पर रिकी स्टार्क्स कर ही रहे थे कि तभी हमें डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त सरप्राइज देखने को मिला कि यहाँ पर बुलेट क्लब का थीम सॉन्ग बजा, जो देखकर मुझे तो लग रहा था कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर जे व्हाइट आने वाले हैं। पर गाइज यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जूस रॉबिन्सन ने पीछे से आकर रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर जूस रॉबिन्सन ने बुलेट क्लब के साइन किए, जो देखकर हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या बुलेट क्लब AEW कंपनी अंदर में आने वाला है या नहीं, क्योंकि वैसे ही बुलेट क्लब के काफी सारे मेंबर्स AEW के अंदर है, पर बुलेट क्लब न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है, AEW के अंदर नहीं। तो देखना पड़ेगा कि आगे बुलेट क्लब के नाम के अंदर AEW में क्या क्या होता है, और अगर बुलेट क्लब AEW में आता है तो फिर ये कौन सा वर्जन होता है। पर सच में देखकर मैं काफी खुश हूँ। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में वार्डलो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि उनसे TNT चैंपियनशिप चोरी हो गई है और इसीलिए वार्डलो काफी गुस्सा है और वार्डलो किसी भी जगह के ऊपर पावर ऑफ सॉब्स से फाइट करने के लिए तैयार है। तो क्यों ना वार्डलो और पावर ऑफ सॉब्स इनके बीच का ये मैच एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच कर दिया जाए। जो बातें यहाँ पर वार्डलो ने कही, जिसके लिए पावर ऑफ सॉब्स मान गए, तो इसीलिए मेन इवेंट के अंदर देखने के लिए मजा आने वाला था कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट रूबी सोहो का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट ने रूबी सोहो से पूछा कि उन्होंने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर टोनी स्टॉर्म और सरिया को क्यों ज्वाइन किया है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए रूबी सोहो ने कहा कि रूबी सोहो ने इस चीज को आज तक इग्नोर किया था, पर रूबी सोहो ने नोटिस किया है कि जब से वो AEW के अंदर आई है, तब से अगर रूबी सोहो किसी भी AEW के होमग्रोन टैलेंट को हराती है, तो काफी सारे लोग रूबी सोहो को बू करते हैं
और वो कभी रूबी सोहो का साथ नहीं देंगे, पर जो उनकी साथ देगा वो कौन है ये उन्हें पता चल चुका है। इसलिए रूबी सोहो सरया और टोनी स्टॉर्म के साथ है और आज भी रूबी सोहो ऐसे ही AEW कंपनी के एक ओरिजिनल रूकी को हराने वाली है। जो बात यहाँ पर रूबी सोहो ने कही, जिसके बाद हमें यहाँ पर स्काई ब्लू आती हुई दिखाई दी और डायनामाइट शो के ऊपर स्काई ब्लू और रूबी सोहो का मैच होने वाला था। पर स्काई ब्लू के यहाँ पर एंट्रेंस चलने के दौरान ही रूबी सोहो ने स्काई ब्लू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस मैच के अंदर शुरुआत से लेकर आखिर तक रूबी सोहो ने स्काई ब्लू के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया। और जब कभी स्काई ब्लू इस मैच के अंदर अपना कमबैक करना चाहती तो रूबी सोहो किसी भी तरीके से स्काई ब्लू को रोक देती, जिससे कि ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में जब स्काई ब्लू रूबी सोहो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, तब रूबी सोहो ने इसे अपने फिनिशर डेस्टिनेशन अननोन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और स्काई ब्लू को पिन कर रूबी सोहो ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच उनके लिए काफी आसान सा मैच था। पर गाइस रूबी सोहो के मैच जीतने के बाद यहाँ पर सरया और टोनी स्टॉर्म आ गए, जो कि यहाँ पर आकर स्काई ब्लू पर लूजर दिख रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर विलो नाइट एंगल आ गए और यहाँ पर आकर विलो रूबी सोहो को समझाने का ट्राई कर रही थी कि रूबी ऐसी नहीं है और उन्हें सरया के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इतने में टोनी स्टॉर्म और सरया ने पीछे से विलो नाइट एंगल के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर रूबी सोहो ने भी सरया और टोनी स्टॉर्म को विलो नाइट एंगल के ऊपर लूजर दिखने के लिए मदद की है, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि अब रूबी सोहो फुल ऑन हील हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि अब आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज सबसे पहले रेने पैकेट को सॉरी कहना चाहते हैं और वो मॉक्सली को काफी बुरी तरीके से मारने के लिए, क्योंकि हैंगमैन पेज कभी नहीं करना चाहते थे। लेकिन हैंगमैन पेज अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, इसलिए हैंगमैन पेज को अगर जीना है तो उन्हें करना ही था और हैंगमैन पेज ने वैसा ही किया है, खुद जीने के लिए दूसरे का सैक्रिफाइस दिया है। तो इसके लिए हैंगमैन पेज ने रेने पैकेट को सॉरी कहा और यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कहा कि वो होप करते हैं कि मॉक्सली और हैंगमैन पेज इनके बीच की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे हैंगमैन और मॉक्सली सागा के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेवोल्यूशन पेपर के बाद का MJF का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए MJF ने कहा कि काफी सारे लोगों को लग रहा था कि ब्रायन डेनियल्सन बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड है, लेकिन MJF ने उस ड्रैगन के पंख ही काट दिए हैं और अब MJF ने प्रूव कर दिया है कि MJF के लेवल पर कोई नहीं है और इसलिए MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर अब खुद सेलिब्रेट करने वाले है, पर वो इस हफ्ते नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक। और MJF की पार्टी काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि उनकी रेन ऑफ टेरर अभी स्टार्ट हुई है। जो बात यहाँ पर MJF ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर MJF के साथ क्या होता है और उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर FTR आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर टोनी शिवानी ने FTR का इंटरव्यू लेते हुए FTR से पूछा कि FTR के लिए अब आगे AEW के अंदर क्या होने वाला है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए FTR ने कहा कि FTR ने देखा है कि पिछला साल FTR के लिए काफी जबरदस्त साल रहा है, जहाँ पर FTR टैग टीम ऑफ द ईयर रही थी। लेकिन 2023 FTR के लिए काफी खराब रहा है, जहाँ पर FTR ने एक ही महीने में अपने सभी टैग टीम चैंपियनशिप गवा दिए और द गन्स ने FTR के लाइफ का सबसे प्रीसियस मोमेंट्स यानी कि ब्रिस्कोस के साथ का मोमेंट स्पॉइल किया है और अब वो AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस भी है, जो देखकर अब FTR को काफी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि द गन्स के फादर ने उन्हें जो चाहिए वो दिया है, पर फिर भी वो स्पॉइल्ड है और इसलिए FTR उन्हें सबक सिखाने के लिए और उनसे उनकी टैग टीम चैंपियनशिप लेने के लिए गन्स के पास आने वाले हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर FTR ने गन्स को टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे FTR और द गन्स के बीच में क्या होता है और क्या हमें इनके बीच में कोई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में जेड कारगिल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जेड कारगिल को उनके नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में पूछे जाने के बाद यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल को नहीं लगता कि अब AEW के अंदर ऐसी कोई भी रेसलर है जो कि जेड कारगिल को उनकी TBS में चैंपियनशिप के लिए हरा सकती है। इसलिए जेड कारगिल नेक्स्ट वीक AEW कनाडा के अंदर जाने के बाद वहाँ के किसी लोकल सुपरस्टार को एक मौका देने वाली है, जो कि उनसे उनकी चैंपियनशिप ले पाएगा। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल ने कही, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक जेड कारगिल की TBS में चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर कौन आता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी यानी कि क्रिस जेरिको, डेनियल गार्सिया और सैमी गेवरा मिलकर टॉप फ्लाइट और AR फॉक्स को एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस हफ्ते के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको को छोड़कर सभी सुपरस्टार्स काफी फास्ट पेस एक्शन और काफी हाई फ्लाइंग मूव्स के साथ रेसल कर रहे थे। पर इस सब के बावजूद भी क्रिस जेरिको ने इस मैच के अंदर अपने आप को आउटसाइडर महसूस नहीं होने दिया और जेरिको ने भी इस मैच के अंदर अपने तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स और काफी सारे हाई फ्लाइंग ऑफेंसेस लगाए हैं। और इस मैच के अंदर भी दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स हो रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त
मैच रहा है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में रेफरी की नजर बचाते हुए जैक हेगर ने टॉप फ्लाइट के ऊपर अटैक कर दिया और जेरिको ने अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाकर टॉप फ्लाइट को यहाँ पर पिन कर अपने लिए ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने AEW के वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हाउस ऑफ ब्लैक को चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर जेरिको ने कहा कि जेरिको हाउस ऑफ ब्लैक से उनके वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ पर आए। और जेरिको के ऐसे कहते ही यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लग रहा था कि यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक आएगा, पर यहाँ पर द एलीट आई। और यहाँ पर आकर बात करते हुए द एलीट ने कहा कि द एलीट अभी अभी अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स हारे हैं और इसीलिए द एलीट हाउस ऑफ ब्लैक से एक रीमैच चाहते हैं। और उन्हें नहीं लगता कि जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी को द एलीट के पहले मैच मिलना चाहिए। जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए जो कि यहाँ पर ये मामला शांत करने में लगे हुए थे। पर तभी यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और हमने टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर देखा कि वहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक आया। और यहाँ पर बात करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि इन दोनों ही ट्रियोस के पास काफी वैलिड रीजन है जिससे कि उनकी ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते हैं। तो इसीलिए हाउस ऑफ ब्लैक, जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी और द एलीट इन दोनों के खिलाफ एक 9 मैन ट्रियोस मैच के अंदर अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड करने के लिए तैयार है। जो बात यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही, जिसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ रैंप पर आकर द एलीट और जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। जो देखकर यहाँ पर जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी और द एलीट ये दोनों ही काफी डर गए थे। जिसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक भी यहाँ चला गया। तो अब देखना पड़ेगा कि जब ये वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए 9 मैन ट्रियोस मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर सरप्राइजिंगली टोनी खान आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए टोनी खान ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी ने AEW के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप की प्रेस्टीज काफी ज्यादा बढ़ाई है और अब ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप की प्रेस्टीज अटलांटिक के भी ऊपर चली गई है। इसीलिए वार्नर मीडिया और टोनी खान इन दोनों की सहमति से अब AEW के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप AEW ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप ना होकर बल्कि AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। जो एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर टोनी खान ने की कि अब ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप नहीं बल्कि ऑल इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि चैंपियनशिप के इस नाम चेंज के बाद आगे ऑल इंटरनेशनल चैंपियनशिप के साथ क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हमने देखा कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद ब्रायन डेनियल्सन एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कह रहे थे कि ब्रायन रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर MJF खिलाफ लड़ते हुए अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए लड़ रहे थे। और यहाँ पर ब्रायन इन सबको एक सिखाना चाहते थे कि जब कभी टाइम आएगा तब आपको फाइट करना पड़ेगा और आपको जीतना ही पड़ेगा। पर ब्रायन अब हार चुके हैं, जो देखकर ब्रायन को बिल्कुल वर्थलेस फील हो रहा है और ब्रायन को लग रहा है कि उनके बच्चों के लिए अच्छे आइडल नहीं बन सकते। इसलिए ब्रायन यहाँ पर काफी रो रहे थे और ब्रायन ने यहाँ पर कहा भी कि अब ब्रायन को लग रहा है कि उन्हें अब घर चले जाना चाहिए। जो बातें कहकर ब्रायन यहाँ से चले गए। जो सेगमेंट तो एक काफी हार्ट ब्रेकिंग सेगमेंट था, पर गाइस अब सच में देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ब्रायन के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक टैग टीम मैच के अंदर डार्क ऑर्डर को फेस करता हुआ दिखाई दिया। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे यहाँ पर बेल रिंग हुई तो वैसे ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने थोड़ा भी टाइम ना गवाते हुए डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब डार्क ऑर्डर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहा था, पर फिर भी डार्क ऑर्डर किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाया और हमें इस मैच के अंदर भी थोड़ा फार बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला। पर इतना सब होने के बावजूद ये मैच अबव एवरेज ही रहा। और फाइनली इस मैच के आखिर में जब डार्क ऑर्डर जॉन मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहा था, तब मॉक्सली ने इसे रिवर्स कर एक बुलडॉग चोक के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो कि एलेक्स रेनल्स सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर एलेक्स रेनल्स ने टैप आउट कर दिया, जिससे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये मैच जीत तो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी जॉन मॉक्सली एलेक्स रेनल्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो देखकर यहाँ पर इविल उनो आ गए और यहाँ पर इविल उनो मॉक्सली के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब किस तरीके से इविल उनो को ओवरकम कर पाया, जो देखकर यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए और हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर को तो सेव कर लिया, पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने हैंगमैन पेज पर ही अटैक कर दिया। और यहाँ पर हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर मिलकर BCC के खिलाफ फाइट कर रहे थे और यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इन दोनों ग्रुप्स को सेपरेट किया, जहाँ पर लेट देम फाइट की चांस भी हो रहे थे, जो देखकर तो हम समझ सकते हैं कि शायद अब भी मॉक्सली पेज सागा खत्म नहीं हुआ। और देखना पड़ेगा कि आगे इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में द क्लेम का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि द क्लेम फिर एक बार AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक और रीमैच लेकर एक और ट्राई देना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर द क्लेम कर ही रहा था, कितने में यहाँ पर JAS की 2.0 आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए 2.0 ने कहा कि वो भी AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच चाहते हैं और उन्हें पहले मैच इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स एंटरटेनर्स रेसलर्स से काफी बढ़िया होते हैं। जो बात यहाँ पर 2.0 ने कही, जिस पर द क्लेम तो हंस पड़ी और द क्लेम ने कहा कि उन्हें अब नई लाइंस ढूंढनी चाहिए, जो कहकर द क्लेम यहाँ चला गया। जो देखकर हम समझ सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर 2.0 काफी लाइटली लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे 2.0 और द क्लेम के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद
बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस पहले से एडवर्टाइज किए हैं। जो कौन से है जानने के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन पर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। और अगर आप वहां पर जा ही रहे हैं तो ये दूसरी वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, जहां पर आप AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर में वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप पावर ऑफ सॉप्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले थे। पर वार्डलो ने यहाँ पर अपनी एंट्रेंस नहीं की, जो देखकर जब कैमरा बैक स्टेज चला गया तो हमने वहाँ पर देखा कि पार्किंग एरिया के अंदर पावर ऑफ सॉप्स और वार्डलो इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हो रहा था। और यहीं पर ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये तो फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था। और यहाँ पर मैच स्टार्ट होने के बाद वार्डलो और पावर ऑफ सॉप्स इनके बीच में यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट हुई है। और यहाँ पर वार्डलो और पावर ऑफ सॉप्स एक दूसरे को गाड़ियों के थ्रू, कंटेनर के अंदर और सीधा दीवारों के थ्रू फेंक कर भी एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जो देखकर यहाँ पर मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और जैसे ही सुपरस्टार रिंग की तरफ बढ़े वैसे यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि इस मैच का लेवल कितना हाई होगा। और इस मैच के अंदर एक और काफी बढ़िया स्पॉट था जब वार्डलो ने पावर ऑफ सॉप्स के ऊपर टॉप रोप से टेबल के थ्रू एक काफी बढ़िया स्वॉन्टॉन बॉम्ब लगाया, जो कि इस मैच की काफी बढ़िया मोमेंट थी। और इस मैच के आखिर में वार्डलो पावर ऑफ सॉप्स को रैम के ऊपर ले जाकर वहां से उन्हें नीचे पावर बॉम्ब देना चाहते थे, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर QT मार्शल आ गए और उन्होंने यहाँ पर आकर पावर ऑफ सॉप्स के ऊपर स्टील चेयर से अटैक कर दिया और पावर ऑफ सॉप्स को वार्डलो को रैम के ऊपर से नीचे पावर बॉम्ब देने के लिए मदद की। जिसके बाद सरप्राइजिंगली वार्डलो रेफरी के 10 काउंट करने तक खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था और यहाँ पर फॉल्स कहां पर भी हो सकते हैं और वो कैसे भी हो सकते हैं, सबमिशन, पिनफॉल या फिर फॉल्स काउंट एनीवेयर। और सरप्राइजिंगली इस चीज से पावर ऑफ सॉप्स से मैच जीत गए हैं और पावर ऑफ सॉप्स बन चुके हैं नए TNT चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, पर हॉप्स के TNT चैंपियन बनते ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से सच में इस हफ्ते का डायनामाइट शो रेवोल्यूशन पेपर के फॉलोआउट के तौर पर एक काफी बढ़िया शो रहा है और मुझे ये काफी पसंद आया है। और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?